नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आलाकमान के खिलाफ हरीश रावत ने खोला मोर्चा, बोले मेरे हाथ बांधे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया में हलचल, भारत में रैलियों में जुट रहे लाखों लोग। वरुण गांधी का बगावती सुर, कहा चुनाव में टिकट मिले या नहीं मुद्दे उठाते रहेंगे। हंगामे के बीच संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सरकार बोली सत्र सफल रहा। और मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, अकाली बोले बदले की राजनीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है उत्तराखंड के चुनाव की। अगर हम कांग्रेस की बात करें उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का हरीश रावत माने जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन वही हरीश रावत ने ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं एक अजीब सा ट्वीट करके, जहां पर वो ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी ने उनके हाथ बांध दिए हैं। जी हां, आज उन्होंने ट्वीट किया है और अगर वो मैं पढ़ के सुनाऊं तो उन्होंने कहा है कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के लिए बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। रावत ने यह भी लिखा है कि जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखी हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं, यानी कि इशारा कर रहे हैं कि उनकी मनमर्जी इस समय उत्तराखंड में नहीं चल पा रही है। मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिया, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूं और नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ उनकी ऐसा मदद करेंगे। तो इस तरीके का उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि अब शायद वो राजनीतिक संन्यास लेने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ उन्होंने हाईकमांड को भी कटघरे में खड़ा किया है कि हाईकमांड इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है और उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। पहले तो उनको समुद्र में छोड़ दिया गया है और समुद्र में छोड़ा गया है, लेकिन इतने सारे मगरमच्छ हैं तो उनके बीच वो कैसे काम करेंगे एक ऐसे समय में जब चुनाव है। यानी कि रावत की मर्जी के बगैर चुनाव की टीम ऐसा लग रहा है कि गठित की गई है। और जो खबरें आ रही हैं कि उनके जो करीबी गोदियाल थे, जो उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है, जो रावत के धुर विरोधी थे प्रीतम सिंह, उनको विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये वही हरीश रावत है जो अभी कुछ दिन पहले तक पंजाब में नवजोत सिद्धू और हाईकमांड के बीच का एक ब्रिज बने हुए थे, वहां की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे थे। अब उत्तराखंड में ऐसा क्या हो गया कि आला कमान इस पर सुध नहीं ले रहा है। और अगर उन्होंने हाथ पैर बांधने की बात की है तो कौन उनके हाथ पैर बांध रहा है? क्या उनका इशारा आला कमान से है या उनका इशारा उत्तराखंड में उनके विरोधियों से है जो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं? लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए अब एक और राज्य शुरू हो गया है जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं एंड चुनाव के मौके पर। अभी तक पंजाब एक रास्ते का एक कांटा बना हुआ था, वहां पर किसी तरीके से अब चीजें ठीक हुई। तो अब हरीश रावत ने ऐसा लग रहा है कि बगावत के सुर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इशारों इशारों में अपने हाथ खींचने की बात कही है, पीछे हटने की बात कही है। तो हरीश रावत अगर पीछे हट जाएंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस का दूसरा विकल्प क्या है? अगर राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करें तो सबसे ऊंचा नेता, सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का हरीश रावत माने जाते हैं। लेकिन अगर वो विश्राम की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस का उत्तराखंड में क्या होगा। उत्तराखंड का अगर आप चुनावी इतिहास देखें तो वहां पर सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल में। विधानसभा का जो चुनावी इतिहास है, तो अब देखना यह होगा कि जो अभी धामी जी की सरकार है उसको क्या कांग्रेस रिप्लेस कर पाती है, और वो भी बिना हरीश रावत के क्या करना संभव है। लेकिन सबसे पहले तो हरीश रावत ये बताए कि कौन उनके हाथ पैर बांध रहा है, क्या आलाकमान उन्हें काम नहीं करने दे रहा है या फिर उनके उत्तराखंड में कुछ विरोधी हैं जो मगरमच्छ की तरह उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हरीश रावत ने विश्राम की बात कही है या अपने आप
को चुनाव से दूर रखने की बात की है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं बढ़ते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संकट की। जी हाँ, विश्व के तमाम देशों में ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, भारत में भी 200 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ गए हैं। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो चाहे वो जो बाइडेन की हम बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति की, या फिर बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इन सभी लोगों ने बूस्टर डोज पर जोर दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए एक ही रास्ता है कि ज्यादा मात्रा में बूस्टर डोज लाया जाए। बूस्टर डोज को एक अभियान के रूप में चलाने की बात सभी देश कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है और उन लोगों में ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों वैक्सीनेशंस, दोनों डोजेस लोगों को लगी हो, दोनों डोज लगने के बाद लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर बूस्टर डोज की अभी कोई बातचीत नहीं है। उल्टा किस तरीके का नज़ारा हमें दिख रहा है, चुनावी रैलियां, जन सामूहिक मीटिंग्स, जनसभा, ये सारा तेजी पर पकड़ रहा है। और तेजी पर पकड़ इसलिए रहा है क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश समेत प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलीज हो रही हैं, उधर अखिलेश यादव की रैलीज हो रही हैं, प्रियंका गांधी की रैलीज हो रही हैं, अभी उत्तराखंड में भी अभी अमित शाह का भी एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। लेकिन इन जनसभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा, और कमोबेश वही स्थितियां बन रही हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में बनी थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय हमने देखा था कि 5 राज्यों में चुनाव थे, रैलीज हो रही थी जमकर, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरी तरीके से उनका उल्लंघन हो रहा था। लेकिन ऐसे में क्या हुआ था, उसके बाद जो कोरोना की दूसरी लहर आई, मौत का मंजर सबने देखा, किसी ने भी इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा और सब चुपचाप शांत हाथ मलकर बैठते रह गए और इन्फेक्शन बढ़ता रहा। तो आज सवाल ये उठ रहा है कि अपनी पिछली जो एक्सपीरियंस है, क्या बीजेपी उससे सबक सीखेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस डर के बीच चुनावी रैलीज जिस तेजी से उनको आयोजित करने का प्लान बन रहा है, तो यहाँ पर सरकार से पूछना होगा कि बूस्टर डोज का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है, लेकिन चुनावी रैलीज का प्लान बिल्कुल सामने सबके है। तो ऐसे में लोग कितने महफूज हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी की, जो अपने बगावती सुर लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब उन्होंने बहेड़ी गांव में वो लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नेता डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पार्टी के खिलाफ बोल दिया तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी जो माँ थी, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ा था, यानी कि उन्होंने संकेत दिया है कि उन्हें इस बात का डर नहीं कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और रही बात उनकी माँ की, तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बनके 1998 और 99 में उन्होंने चुनाव जीता था। तो और साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया कि किसी भी बीजेपी नेता में ये हिम्मत नहीं कि वो एमएसपी पर खुलकर बात करे, यानी कि वरुण गांधी के बगावती सुर अभी बरकरार हैं। और ऐसा उन्होंने संकेत दिया है कि हो सकता है कि जो ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और अपनी बेल्ट में जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए मुद्दे उठाए हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ के मसीहा के रूप में देखे जाएं और वो जीत भी सकते हैं। यानी कि उस बेल्ट में वरुण गांधी बीजेपी के ना होकर भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को आने वाले चुनाव में टिकट देगी या नहीं देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें टिकट की कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, लेकिन वो इसी तरीके से जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल पब्लिक डोमेन में कह दिया है। लेकिन क्या बीजेपी वरुण गांधी से डरती है? वरुण गांधी के खिलाफ क्या बीजेपी एक्शन लेगी? उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था, लेकिन बगावती सुर देखते हुए क्या वरुण गांधी को बीजेपी निकालेगी या निकालने की तैयारी में है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसे आज अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया। सानेडाई आज दोनों लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। पूरे सत्र में अगर आप देखें तो निलंबन, जो 12 राज्यसभा सांसद थे उनके निलंबन का मामला छाया रहा। उधर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर ये मुद्दा भी छाया रहा। और लेकिन इस पूरी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन के बीच में कई अहम विधेयक सरकार ने पास किए हैं।
18 बैठकें हुई हैं कुल मिलाकर और 18 घंटे 48 मिनट का बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। हालांकि ओम बिरला ने यह कहा है कि 2 दिसंबर के दिन लोकसभा में 204% रिकॉर्ड काम किया गया है। अगर इंपॉर्टेंट बिल्स आप देखें तो कौन कौन सी कृषि कानून को वापस लिया गया, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा गया, जजों के वेतन भत्ते को बिल को पास किया गया, एनडीपीएस बिल, उधर फिर ईडी और सीबीआई के जो हेड्स हैं उनके टेन्योर को बढ़ाने का जो विधेयक था वो पास किया। इन तमाम बिलों को पास किया गया लेकिन बिना डिस्कशन के, बिना किसी चर्चा के। तो और सरकार उस पर यह कह रही है कि ये जो सत्र था ये बिल्कुल सफल था। सफल कैसे हुआ? जब इतना ज्यादा डिसरप्शन हुआ, सरकार उस डिसरप्शन को रोक नहीं पाई, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया विपक्षी दल से, तो किस तरीके के सफलता की बात यहां पर सरकार कर रही है? यानी कि गवर्नमेंट इज प्रोजेक्टिंग दिस एज अ सक्सेस डिस्पाइट अ डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी। एक डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी थी, उसको सफल बनाकर सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है। और बार बार जो सरकार पर यह आरोप लगा रहा और ट्रेजरी बेंचेस पर लोग यही आरोप लगा रहे थे कि इन तमाम बिलों को पास किया गया है बिना चर्चा के, यानी कि लोकतंत्र की हत्या, संसद की कोई भी प्रणाली में ऐसा लग रहा है कि सरकार विश्वास नहीं करती। लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है बताई जा रही है कि 82% है, उधर राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो 48% बताई जा रही है। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी के क्या मायने हैं अगर सरकार विपक्ष को साथ में लेकर नहीं चल सकती, विपक्ष के साथ संवाद नहीं कर सकती? क्योंकि संसद के अंदर जब कोई भी बिल पास होता है तो उस पर चर्चा, उस पर डिबेट, उस पर संवाद होना जरूरी है। लेकिन अगर बिल इतने इंपॉर्टेंट विधेयक अगर पास हो जाए बिना किसी चर्चा और डिबेट के, तो ऐसे लोकतंत्र और ऐसे संसदीय प्रणाली को आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार शायद न संसद में विश्वास करती है, न चर्चा में, न डिबेट में और न ही लोकतंत्र में। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर चुनाव सिर पर है और अब जो विक्रम सिंह मजीठिया जो कि पूर्व जो अकाली सरकार थी उसमें मंत्री भी थे और उनके खिलाफ अब पहले केस दर्ज किया गया था और अब गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की जा रही है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस ने 3 सदस्य जो एसआईटी का भी गठन किया है। 49 पेजेस की एक एफआईआर है जो कि दर्ज की गई है और तमाम तरीके के उन पर आरोप हैं कि वो गाड़ियों के जरिए ड्रग्स की तस्करी करते थे, नशे को बांटने बेचने का काम करते थे। तो ये तमाम उन पर आरोप लगाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार अकालियों का मुकाबला इस ड्रग्स केस के बदौलत ही करेगी। अकालियों को कटघरे में खड़ा करेगी इस ड्रग्स केस के जरिए और अकालियों को कमजोर बीजेपी करेगी कैसे? ड्रग्स केस के जरिए। तो यानी कि चुनाव की तैयारी इसी ड्रग्स केस के द्वारा की जा रही है। अकालीज का ये कहना है कि ये बदले की राजनीति से किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से हम इस ड्रग्स केस को एक चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का बहुत ज्यादा प्रेजेंस पंजाब में नहीं है। उधर अकालीज भी परेशान हैं, अपने एक फुटहोल्ड को वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में एक बहुत ही रोचक चुनाव होगा। अकालियों का मुकाबला ऐसा लग रहा है कि इस ड्रग्स केस से ही किया जाएगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।